Hello dosto, how are you? Are you looking on the screen? What is this? 1, 2, 3, 4, 5. What are you thinking about? Today we are going to start any type of the game here? No. ये एक्चुअली हम बात करने वाले हैं रिस्क असेसमेंट में। रिस्क असेसमेंट का कुछ पार्ट्स है, जो स्टेप है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप समझ गए होंगे, देयर इज सो मेनी वीडियो ऑन द यूट्यूब एंड एज वेल यू नो अबाउट, बिकॉज ऑफ यू आर द वर्किंग इन द हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड, तो आप लोग जान ही रहे होंगे। और इवन तो फिर भी हम क्या करना है, यहाँ पे बात करने का ये पर्पस है कि जस्ट वी वांट टू रिफ्रेश आवर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज वंस अगेन। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। मैं नबील अहमद, चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज दिस 5 स्टेप ऑफ द रिस्क असेसमेंट। उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं। रिस्क को समझने के लिए हम लोग को रिस्क और रिस्क असेसमेंट दोनों हम लोगों को बेसिकली समझना चाहिए। तो रिस्क एक्चुअली जो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस एंड सेवरिटी ऑफ द ऑकरेंस, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इस चीज को हम लोग को जानना है। रिस्क असेसमेंट जो प्रोसेस, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं हैजर्ड्स को, एवेलुएट करते हैं रिस्क को, और फर्दर हम लोग कंट्रोलिंग मेजर उसमें लगा के हम अप टू एक्सेप्टेबल लेवल तक हम लोग रिस्क को लाते हैं। तो ये एक मेथोडोलॉजी है रिस्क असेसमेंट, और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इससे किस तरह से हम रिस्क को हम अपने काम कम कर सकते हैं अपने साइट पे। तो उसका एक स्टेप है, जो इस स्टेप के बारे में बात करते हैं। ये निवोस बेस्ड भी, आईओस भी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। वी नो दैट अबाउट है, जो भी लोग भी सेफ्टी में है, सेफ्टी ऑफिसर जिस पोजीशन पे भी है, उनका जो भी वर्क टाइटल हो, पोजीशन का टाइटल हो, तो वो जानते हैं कि आइडेंटिफाई द नेक्स्ट है डिसाइड हु माइट बी हार्म। ये भी हम लोग जानते हैं। जो लोग निवोस में भी एग्जाम दिए हैं, उनको पेपर लिखना पड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है वो जानते हैं कि कौन कौन उसमें हार्म हो सकते हैं। उसी तरीके से एवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन द प्रिकॉशन या कंट्रोलिंग मेजर। फोर्थ हम बात करते हैं कि रिकॉर्ड योर फाइंडिंग एंड एक्ट। कोई भी हम जो रिस्क असेसमेंट बनाते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर उस पर हम लोग काम करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। उसी तरीके से स्टेप 5 द रिव्यू एंड, आपको फिर क्या जो 4 स्टेप होने के बाद आप क्या करेंगे, फाइनली उसको रिव्यू भी करेंगे। क्या एक बार बना के आप रख देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेज होता है एट योर साइट, इन योर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द टाइम टू टाइम यू हैव टू गो थ्रू द रिस्क असेसमेंट एंड रिव्यू इट इफ द नीडेड, है ना। अगर जरूरत है तो आप उसको रिव्यू करें। अगर अदरवाइज अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो एज पर द आईएलओ स्टैंडर्ड्स वी नो दैट एट लीस्ट वंस अ ईयर वी मस्ट रिव्यू द रिस्क असेसमेंट। 1 2 3 हम जस्ट स्टेप हम कवर करेंगे, फर्दर फिर किसी दूसरे वीडियो, क्योंकि बड़ा वीडियो आएगा। यहाँ पे आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, कई मेथड होते हैं, मगर कुछ मेथड यहाँ पे जस्ट हम ऐड किए हैं। बहुत सा मेथड है। आप वॉक थ्रू करते हैं या वॉक डाउन करते हैं, तो उसमें भी आप हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इस काम एक्टिविटीज स्टार्ट होने से पहले जब प्री डिस्कशन करते हैं वर्क फोर्स से, उसमें भी आप मतलब, या इवन आप मीटिंग में करते हैं डिस्कशन, किसी राउंडिंग, पेट्रोलिंग, इंस्पेक्शन, उस टाइम में भी आप, तो उस टाइम में भी हैजर्ड्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से आप वर्कर्स को इनकरेज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल टाइम यू विल नॉट प्रेजेंट ऑन योर साइट ऑन द लोकेशन। If you will develop this culture within your workforce and within your organization, the peoples will inform you। तो ये एक अलग एक चैप्टर है। तो जब आप इन्फॉर्म करते हैं, तो जाहिर सी बात है, तो उससे भी आपको नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको हैजर्ड्स के बारे में, क्योंकि हर एक्टिविटीज का कंप्लीटली आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हिडन होती है, जो वर्कर ही जानते हैं। उसी तरीके से अगर आप इंस्पेक्शन या ऑडिट, आप मंथली ऑडिट भी करते हैं, आप ईयरली ऑडिट भी करते हैं, उसमें भी बहुत सा आपको हैजर्ड आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये भी एक मेथड है। आप पे जाएं साइट पे, जब इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जब ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, जब मॉनिटरिंग या परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस टाइम में भी एम्प्लॉय से आप पूछें, तो वो भी आपको बताएंगे कुछ हैजर्ड्स इस तरह जो हिडन है। तो इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि एक्सीडेंट का प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको पता चलता है कि यहाँ पे हैजर्ड्स क्या हो सकता है। और उसी तरह से जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कोई बुक है या एमएसडीएस है, या कोई आपके पास कंपनी का कुछ ऐसा इस तरह का है, या मैन्युफैक्चरर का है इंस्ट्रक्शन, उससे भी आपको हेल्प मिलता है। उसी तरह से आप स्टैटिक्स वीकली या मंथली आप स्टैटिक्स बनाते हैं, अपने रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपने कंपनी में, अपने डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट में, तो उससे भी आपको, या मीटिंग में आप प्रेजेंट करते हैं, एक्सीडेंट होता है, नियर मिस बनाते हैं, डेली ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, उससे भी आपको पता चलता है। ये भी एक मेथड है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई हु माइट बी हार्म्ड हाउ। आपको पता है कि जब भी कोई एक्टिविटी चलेगा, तो वहां पे बिना वर्क फोर्स के होगा नहीं। जब वर्क फोर्स, वहां पे फोरमैन भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, वहां पे आपके टेक्नीशियन होंगे, वर्कर्स होंगे।
लेबर होंगे, कारपेंटर होंगे, बहुत से स्टील फिक्सर होंगे। जाहिर सी बात है सम टाइम विजिटर भी आएंगे विजिट करने के लिए, आपके क्लाइंट भी आएगा, यहाँ RFI जब रेज होता है तो उस टाइम में आपके आएंगे। तो वो सारे लोग इस घेरे में हैं। इफ द समवन्स आर कमिंग गोइंग beside from your work activities and they don't know some of the pits beside या behinds, and they will not know, they don't have experience about that and they might be harmed even। कहीं पे अगर इस तरह का क्रेन का एक्टिविटी चल रहा है, कोई आपका आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन नहीं है वहां पे, एंड अनऑथराइज्ड पर्सन विल बी इंटर देयर एंड दैट गाइज might be harm। if something happen they might be harm। तो कौन हार्म हो सकता है, तो इसको जानना हमको, जब हम रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं तो हमको जानना है। उसी तरीके से कैसे हो सकते हैं, इसका बहुत सा फैक्टर है काम में, जैसे एक्सपीरियंस भी इसका फैक्टर हो सकता है, आप फिटनेस फॉर वर्क नहीं है, या एजेस आपका ज्यादा है डिजेबिलिटी, कुछ हम पॉइंट्स हम यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर आप सही कम्युनिकेशन नहीं है, डिजेबिलिटीज, वो भी आपका एक फैक्टर है जिससे आप हार्म हो सकते हैं, ज्यादा चांसेस है। कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर आपके साइट पे आएंगे, स्टेक होल्डर आएंगे, विजिटर आएंगे, आपको पता है कि वो सारे लोग क्या है, हार्म हो सकते हैं आपके साइट पे, क्योंकि उनको पता नहीं कितने एक्टिविटी चल रहे हैं। मेंटेनेंस वाले आएंगे, इक्विपमेंट खराब हो गया आपके साइट, विजिटर आते हैं चेक करने के लिए। एक्सटर्नल अगर बात करें, कभी इस तरह का प्रोजेक्ट मिल जाता है जहाँ चारों तरफ से घर होते हैं, हाउसिंग है, तो प्लेसेस हम कह सकते हैं वो भी रिस्क है, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस होगा, हर चीज वहां पे इक्विपमेंट चलेगा, और तो वो भी हार्म हो सकते हैं। तो ये भी आपको कंसिडर करना है। कोई भी हो सकते हैं जो भी उस काम में एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको समझना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इवैल्यूएट द रिस्क, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दिस इज द लार्ज स्टेप, बट सम ऑफ द पॉइंट वी विल डिस्कस हियर। So let's go. Consequences, we can say without the severity and likelihood we cannot evaluate the risk, how much the level of the risk। तो यहाँ पे हम कॉन्सिक्वेंस समझते हैं, तो हाउ मेनी लेवल ऑफ सेवेरिटी कैन बी कॉन्सिक्वेंस, कौन सा ऐसा लेवल है सेवेरिटी का जो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। सपोज डेट एक बंदा अगर आपका 10 फ्लोर से अगर फॉल डाउन करता है, तो क्या होगा उसका वहां पे सेवेरिटी, वो स्पॉट डेथ हो सकता है, फर्टिलिटी हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। वो उसका जो फाइनल तक, इस पे कॉन्सिक्वेंस एंड सेवेरिटी के बारे में भी हमने एक बनाया है, और एक और हम इस पे टॉपिक पे हम इस पर डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका जो सेवेरिटी है, क्या वर्स्ट हो सकता है, कहाँ तक इसका जा सकता है। इसका रिपोर्ट, अब सेवेरिटी में बहुत सा चीज हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट का रिपोर्टेशन खराब हो जाए, हो सकता है कि आपको फाइन लग जाए, हो सकता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, हो सकता है कि कोई पीपल फर्टिलिटीज हो जाए, बहुत सा हो सकता है। तो कहाँ तक हो सकता है इसको समझना पड़ेगा। तो जब आप रिस्क, जब हैजर्ड्स को आप जब देख रहे हैं, उसमें आप देखें कि इसकी जो हैजर्ड है और इसका जो रिस्क है इसके अंदर, उसकी संभावना, अगर हिंदी में बात करते हैं लाइक्लीहुड को, तो हम संभावना कह सकते हैं, कितना संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटीज है इसके अंदर। तो जो एक मेथोडोलॉजी है, आपको पता है कि जो रिस्क असेसमेंट का, तो रिस्क असेसमेंट इक्वल टू आपका सेवेरिटी मल्टीप्लाई लाइक्लीहुड होता है, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई सेवेरिटी कर सकते हैं आप, मतलब कैलकुलेट करते हैं रिस्क असेसमेंट को, हाउ ऑफन कैन बी हैपन। अब देखना है कि ये जो लाइक्लीहुड है, ये कितने टाइम हो सकता है, ये वीकली है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ये भी समझना होगा। ये बहुत ज्यादा है, या हो सकता है, या कल हो सकता है, या परसों हो सकता है, या लॉन्ग टाइम सेम प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, ये भी समझना। हाउ मेनी फ्रीक्वेंसी डेट कैन बी, जैसे बात हमने किया, इज एवरीवन डूइंग द कॉम्पिटेंट एंड ट्रेंड है, क्या हर को मतलब कॉम्पिटेंट होना है, ट्रेंड होना है, ट्रेंड है कि नहीं है, ये भी आपको देखना है। लाइक्लीहुड में बहुत सा हो सकता है कि वहां पे आपका सही रिसोर्सेज नहीं है, सही आपका मतलब कंट्रोलिंग मेजर अप्लाई नहीं किए हैं, हो सकता है वहां पे बंदे ट्रेंड नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, इनकम्पिटेंसी है ना, इस तरह का एक्सीडेंट पहले भी हुआ है, आप स्टेटिक्स से पता करते हैं। तो लाइक्लीहुड जो प्रोबेबिलिटीज है वो इंक्रीज कर जाता है, अगर आपका सेफ सिस्टम वर्क सही नहीं है, प्रोसीजर सही नहीं है, आपका मेथड स्टेटमेंट या और भी जितने भी प्लानिंग सही नहीं है, बहुत सही है। अब उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं विद सम कंसिडरेशन, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, लीगल रिक्वायरमेंट लॉ भी है, आपको पता ILO और कन्वेक्शन रिकमेंडेशन आप जो पढ़े होंगे निवोस में, उसमें भी है, कंसिडर एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या है, ठीक है, ये भी देखना पड़ता है आपको। सेवेरिटी या लाइक्लीहुड हम किस तरह से करते हैं एवेल्युएट, 5 into 5, आप 3 × 3 भी कर सकते हैं। उसी तरीके से ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टैंडर्ड और कौन सा मेथड यूज करते हैं मैट्रिक्स का। यहाँ पे हमने लाइक्लीहुड सेवेरिटी हम 5 base 5 रखे हैं, ठीक है। उससे डिफरेंट वर्किंग कंडीशन, जैसे
बहुत सा इस पे एवेल्युएट करने का और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। वेदर कंडीशन अगर सही नहीं है तो जाहिर सी बात डिफरेंट वर्किंग कंडीशन में वेदर कैसा है, नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क, कौन कौन से पीपल हैं जो रिस्क पे हैं, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ एक्सपोजर फ्रीक्वेंसी आप उससे भी एवेल्युएट कर सकते हैं कि इसका एक्सपोजर लिमिट क्या होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये रोज होगा या हल्का होगा या ज्यादा होगा या माइनर होगा, इन सब बेस पे भी आप ग्राफ देखें। ये जो स्केल है इस हिसाब से जो एक्सेस है इसके बेस पे आप इजी समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटीज जैसे कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली है, तो सेवेरिटी आपका जो क्या है हॉरिजेंटल है, प्रोबेबिलिटी तो ये एक्सेस है, एक्स एंड वाई एक्सेस है। इसी बेस पे हम आगे देखेंगे किस तरह से मैट्रिक्स बनता है, लाइक्लीहुड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। तो दोनों सेम ही अगर हम कहें तो दोनों सेम ही है। तो लाइक्लीहुड में इस तरह से समझने के लिए यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है, इसमें आप देख सकते हो सकता है डिफरेंट हो सकता है कंपनी का, डिफरेंट टेबल के जरिए से आपके कंपनी में फॉर्मेट हो, मगर यहाँ पे जस्ट समझने के लिए कि लाइक्लीहुड में 1 to 5 हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे रेयर है, अनलाइकली, पॉसिबल, लाइकली एंड ऑलमोस्ट। रेयर का मतलब कभी कभी अनलाइकली मतलब नहीं हो सकता है कोई भी इस तरह से, है ना। और इसको इसका फ्रेम भी आप डिजाइन कर सकते हैं कंपनी बेस पे कि भाई इस तरह का जो चांसेस बहुत कम है और ये 90 ईयर्स 20 ईयर्स में होता है। पॉसिबल मतलब ये हुआ कि ये आपका 5 ईयर्स में 9 ईयर्स में होता है। इस तरह का एक्सीडेंट आपने जो स्टैटिस्टिक्स देखा आप इस तरह से जो एवेल्युएट किए हैं। लाइकली का इट मीन्स हो गया कि अगर अनवांटेड इवेंट हैज अकर्ड फ्रीक्वेंटली, अगर हमेशा होता है मतलब हमेशा संभावना है ना। The most of the time the same accident is has been the happening this since the 1 years 2 years, तो ये चांसेस ज्यादा होता है, आपको देखना होगा। उसी तरीके से फिफ्थ ऑलमोस्ट सर्टेन क्या है कि ये मतलब 1 साल में या 6 मंथ में आप फ्रेम डिजाइन कर सकते हैं कि आपको देखना होगा उसके बेस पे कि इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है या मतलब हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट सर्टेन है मतलब होने ही वाला है, ठीक है। तो ये एक समझने के लिए है कि लाइक्लीहुड को हम इसका जो स्केल है इसका जो लेवल है 1 to 5 पे हम इसको क्लासिफाइड किए हैं, जिससे इसका डेफिनेशन है कि किस तरह से मतलब आप रेयर आप निकालेंगे, अनलाइकली कहेंगे, पॉसिबल कहेंगे, लाइकली, या फिर ऑलमोस्ट सर्टेन कहें कि हाँ ये होने ही वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट, एवेल्युएट दैट इज सेवेरिटी। सेवेरिटी को भी उसी तरीके से हम कर सकते हैं। सेवेरिटी में बहुत सा हो सकता है, वो ज्यादा रिस्क पे है, आपके विजिटर ज्यादा रिस्क पे, इन्वायरमेंटल ज्यादा रिस्क पे है, या आपका कोई बिजनेस जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं वो ज्यादा रिस्क पे है। तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सीडेंट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट हैजर्ड्स, क्या हो सकता है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट एक्टिविटीज। तो ये सब चीज वहां पे सेवेरिटी डिफाइन करता है यहाँ पे ये क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उस हैजर्ड्स का, तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। तो ये यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है जिससे आपको हेल्प मिलेगा। दूसरे कंपनी में दूसरे टाइप से भी हो सकता है। अब जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसमें भी 5 हमने सिग्निफिकेंट है, माइनर है, मॉडरेट है, मेजर है, कैटास्ट्रोफिक। अब कैटास्ट्रोफिक का मतलब क्या हुआ कि मोर देन 1 पीपुल्स इन्वॉल्व है, अगर एक्सीडेंट में ज्यादा मरने की चांसेस है, फैटेलिटीज होगा तो एक से ज्यादा लोग होंगे। मेजर का मीन्स हुआ फोर्थ अगर बात करते हैं तो हैंड फ्रैक्चर हो गया, लिम्ब फ्रैक्चर हो गया। उसी तरह से मॉडरेट है कि जैसे कि आप मॉडरेट से स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा सेवरिटीज हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे लॉस्ट टाइम इंजरी हो जाएगा। अब माइनर है तो चलो ठीक है, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, फर्स्ट एड केसेस हो गया, नहीं है इस तरह का, फर्स्ट एड केसेस हुआ तो इनसिग्निफिकेंट है। तो इस तरह से हम उसी तरह से इन्वायरमेंट के बारे में बात अगर हम इसको भी सेवरिटी देखें इन्वायरमेंट में, तो आप कोई भी फ्रेम आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, ये आपके कंपनी पे डिपेंड करता है कि मिनिमम होगा या मटेरियल ज्यादा डैमेज या बहुत ज्यादा डैमेज इन्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से बिजनेस है कि अगर बिजनेस के रिपुटेशन पे अगर पड़ता है या बिजनेस का कोई मटेरियल्स है, कोई एसेट्स है, वो जो डैमेज होगा तो व्हाट इज द कॉस्ट, द लिमिट वी कैन कंसीडर द इनसिग्निफिकेंट एंड माइनर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे है, ये बिजनेस से रिपुटेशन का हो गया, ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, ये आपका जो पीपल हार्म होंगे, है ना, जो उनका कॉन्सिक्वेंस होगा तो उससे रिलेटेड हो गया, ठीक है। उस तरह नेक्स्ट रिस्क मैट्रिक्स है। रिस्क मैट्रिक्स जनरली दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स and we have to know some people's those who are in the beginning in the health and safety, sometimes they confused, so this is very easy yourself, if in your company or organization
there is no such type of the risk matrix. If and now client said to you, you have to develop, so you can see and the same you can develop in the Excel sheet. आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें हम रिस्क जैसे लो है, मीडियम है, हाई है, इस तरह से डिफाइन किया गया है। कहीं कहीं इसको या एक्सट्रीमली हाई भी बोला गया है, कहीं कहीं इस तरह से भी हम कर सकते हैं। 3 स्टेप ही रख सकते हैं, लो मीडियम हाई। कहीं कहीं रख सकते हैं कि लो है, वेरी लो है, लो है, माइनर मीडियम है, वेरी मीडियम है, हाई है और एक्सट्रीमली हाई है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो आप जिस तरह से इसको, जिस तरह हमने पहले बताया, तो ये एक मेथोडोलॉजी है जिससे हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो कलर इसलिए डिफाइन किया गया है कि कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर इसलिए, ये जब प्रोबेबिलिटी और सेवेरिटी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका नंबर आता है, तो सपोज डेट अगर 3 × 3 है तो क्या हुआ, 9 हो गया। तो 9 आपको इसमें से सर्च करना पर 9 क्या हो गया, ये मीडियम में हो गया रिस्क। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है, इसके बेस पे आप एवेल्युएट करते हैं और वहां पे आपका जो रैंक आता है वो रैंक पुट करते हैं कि 9 आया, और फिर उसका एक कॉलम होगा जहां पे आपको पुट करना पड़ता है कि हाँ ये मीडियम है, ये लो है, ये वेरी हाई है, ये एक्सट्रीमली हाई है। ठीक है, तो ये रिस्क मैट्रिक्स है। कलर वाइज भी हम समझ सकते हैं कि कौन रेड है तो मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, उसी से ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है। ठीक है, तो ये कलर वाइज भी हम इसको आइडेंटिफाई कैसे आप आइडेंटिफाई, जैसे कि 1 to 5 तक अगर आता है तो लो है, 6 to 12 तक आता है तो मीडियम है, 13 to 20 हाई, 21 मतलब 4 लेवल यहाँ पे जो रेटिंग दिया गया है, और लेवल भी 4 है यहाँ पे। अब यहाँ पे अब जैसे एक्सट्रीम है, क्या लिखा गया है, स्टॉप ऑपरेशन एंड रिव्यू। अगर सपोज डेट आपका रिस्क बहुत ही हाई, तो क्या करें, व्हाट यू शुड डू देयर, है ना, यू शुड इन्फॉर्म टू द मैनेजमेंट कि नाउ दिस एक्टिविटी इज गोइंग टू द स्टॉप एंड होल्ड एंड सस्पेंड एंड फर्दर कंट्रोल मेजर विल बी द रिक्वायर्ड हेयर, है ना, until unless we cannot allow the such activities because of the probabilities and severity is the very high, आप कह सकते हैं। तो जब वो हो जाता है तो फिर उसके बाद रिज्यूम एक्टिविटी हो सकता है। तो ये एक्सट्रीम बहुत ही कम ही होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग मेजर आपके कंपनी में, आपके साइट पे होगा। अगर हाँ वहां पे कुछ कमी है तो फर्दर कंट्रोल मेजर आप लगा के फिर उसको रिस्क को आप कम कर सकते हैं। तो ये एक रेटिंग्स है जो रिस्क मैट्रिक्स के बेस पे हम लोग बनाते हैं, और जहाँ पे जो फॉर्मेट आपके कंपनी में होगा वहां पे उस फॉर्मेट में आपको सिर्फ इस रिस्क मैट्रिक्स के हेल्प से आपको वहां पे ये इसके हेल्प से एवेलुएट करना है और उस फॉर्मेट को डेवलप करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमने 1 2 3 हम लोगों ने डिस्कशन किया, सो सम ऑफ वेयर द समथिंग्स डिफरेंट हो सकता है, बट बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है रिस्क असेसमेंट का हमने ट्राई किया यहाँ पे बताने के लिए और बात करने के लिए। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स भी आपके कंपनी में हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो ये एक जस्ट कॉन्सेप्ट है, जस्ट एक हेल्प के लिए है। अगर कोई भी फर्दर अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो आप मतलब ये करें, फिर किस नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। सो ओके, थैंक यू।